नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का घर बैठे खेल खेल में निबंध सीखने के इस कार्यक्रम में। दोस्तों, आईएएस की परीक्षा हो, पीसीएस हो, राज्य स्तरीय कोई परीक्षा हो, समीक्षा अधिकारी हो, यहाँ तक कि आजकल एसएससी वगैरह की परीक्षाओं में भी निबंध एक बड़ा ही महत्वपूर्ण मुद्दा के रूप में उभर कर आया है। आप आईएएस में तो देखते हैं 250 नंबर का निबंध है। पीसीएस वगैरह में भी कहीं 120 नंबर तो कहीं 150 नंबर, कहीं 100 नंबर। यानी आपकी सफलता में निबंध अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और हमेशा हम लोग डरे रहते हैं निबंध को लेकर के कि लिखें क्या, भूमिका कैसे तैयार करें, मुख्य हिस्सा कैसे लिखें, बॉडी स्ट्रक्चर कैसे बनाएं, निष्कर्ष में क्या रखें, निबंध में किन मुद्दों को रखें। कई बार तो हम लोग ये सोचते हैं कि हमसे 3000 शब्द लिखा जाएगा, हमसे 1000 शब्द लिखा जाएगा, क्या हम 500 शब्द लिख पाएंगे? अरे हाँ, बिल्कुल लिख पाएंगे, परंतु इसके लिए जरूरी है कि निबंध लेखन को घर बनाने की एक कला से जोड़कर देखिए। जैसे घर बनाते हैं हम लोग, तो घर बनाने के लिए क्या एक ही बार घर खड़ा कर देते हैं आप, या उसमें कुछ खास चीजों की आवश्यकता पड़ती है? सीमेंट, ईंट, बालू, सरिया, बजरपुर जो भी कहें आप, गिट्टी। और तब धीरे धीरे छोटे छोटे प्रोसेस में उनको जोड़ते हुए हम घर बनाते हैं, या राजमिस्त्री के द्वारा घर बनाया जाता है। टीवी पर एक ऐड आता है, छोटी छोटी चीजों से लार्ज बनता है। आपने देखा होगा? हाँ, मैं समझ गया, आप समझदार लोग हैं। तो कोई भी चीज चरण दर चरण ही तैयार होती है। स्टेप वाइज आप आगे बढ़ेंगे, छोटे छोटे स्टेप्स को समझेंगे तो निबंध को भी लिख पाएंगे। इसलिए निबंध लिखने से पहले एक दो बातों को समझ लीजिए। निबंध अपने मौलिक विचारों का अनुशासित उद्घाटन है, स्वच्छंद नहीं। विचार तो मौलिक है, किंतु अनुशासित उद्घाटन है। अनुशासित उद्घाटन का क्या अर्थ है? उनका एक निश्चित फ्रेम, उनके बीच एक प्रारूप हो, एक बंधन हो। हालांकि निबंध बंधन रहित है, लेकिन ऐसा नहीं कि कुछ भी अनर्गल बात लिख रहे हैं, कहीं का रोड़ा कहीं का पत्थर। उनके बीच एक तारतम्यता हो, एक क्रमबद्धता हो। किसी विषय पर लिख रहे हैं तो उसके आयामों की भी जब चर्चा करें तो उनमें क्रमबद्धता आवश्यक है। इसीलिए निबंध मौलिक विचारों का अनुशासित उद्घाटन है। दोस्तों, मान लीजिए मुझे कुछ भी नहीं आता निबंध लेखन में। आप तो कहेंगे कि भाई तुम इतने साल से पढ़ा रहे हो, टीचर हो, रटते रटते निबंध रट लिए होगे ना। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। निबंध मुझे लगता है कि हम लोग 6ठी 7वीं क्लास से लिख रहे हैं। तब लेख के रूप में लिखते थे, आज निबंध लिख रहे हैं। हाँ, निबंध और लेख में बहुत अंतर है, जमीन आसमान का। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि जो बचपन से आप सीख करके आए उनका कोई रोल ही नहीं है, उनका कोई मतलब ही नहीं है। दोस्तों, निबंध लेखन से पहले पल्लवन लेखन, एम्प्लीफिकेशन, बृहदीकरण को आप समझिए। यदि आपने पल्लवन क्या है? एक बीज डाला, बीज से अंकुर फूटा, अंकुर धीरे धीरे पौध की शक्ल लिया, पौधा बनते बनते वह छायादार वृक्ष बना, उस पर फल फूल लगे, पंछी को भी छाया, फल भी मिले, तो कहते हैं कि वह वृक्ष सार्थक है। तो एक बीज से छायादार वृक्ष का बनना, फल फूल का लगना, और अंत में भी सूख कर वह गिर जाए तो इमारती लकड़ी बनकर आए या ईंधन का काम करे, तो समझिए वही सार्थक वृक्ष है। पल्लवन भी वही है। एक छोटी पंक्ति को
जब आप 20-25 पंक्तियों में 200-250 शब्दों में लिखते हैं तो विचारों के इस अनुशासित उद्घाटन को, इस व्याख्या को ही पल्लवन कहते हैं। जैसे कई पंक्तियां होती हैं आजकल, यदि आप निबंध को देखें, चाहे वो आईएएस का निबंध हो चाहे वो पीसीएस का, तो दोनों में पल्लवन की तरह के ही निबंध पूछे जा रहे हैं। जैसे अतीत जीवन का आयाम है, जरा देखिए आईएएस के 2-3 साल के निबंधों को उठाकर, सिर्फ रूढ़िवादी नैतिकता नहीं बल्कि बौद्धिक नैतिकता की भी आवश्यकता है। समझिए, ज्ञान और प्रेम दोनों जीवन के लिए आवश्यक है। देखिए पल्लवन प्रकार की पंक्तियां हैं। यदि कहीं भी एक गरीब है तो वह विश्व मानवता के लिए खतरा है। ये है क्या? ये सब पल्लवन की पंक्तियां हैं। महत्वाकांक्षा के मोती निष्ठुरता की सीपी में ही अच्छी तरह पलते हैं। एकता में बल है। जरा समझिए ये पंक्तियां, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, निंदक नियरे राखिए। अगर इन पंक्तियों की आप क्रमबद्ध तारतम्यता के साथ व्याख्या कर ले जा रहे हैं तो यही पंक्तियां पल्लवन हैं, और इसी पल्लवन से आप निबंध लेखन की कला को समझती हैं। दोस्तों, बहुत छोटी छोटी चीजें, जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि रूढ़िवादी नैतिकता से ही अब जीवन नहीं जिया जा सकता। जब तक आप एक एक शब्द की पकड़ नहीं रखेंगे तब तक आप निबंध नहीं लिख सकते। यदि मान लीजिए 1000-1200 शब्दों में लिखना है, इस पंक्ति को लिखने के लिए एक एक शब्द की पकड़ होनी चाहिए। सबसे पहले नैतिकता क्या है समझिए, नीति से बना शब्द है। सामाजिक नियमों की रक्षा को ही नैतिकता या मर्यादा कहती है। तो रूढ़िवादी नैतिकता क्या है? रूढ़ी कहते हैं परंपरा को, प्रचलन को, समाज की पुरानी मान्यताओं, समाज की परंपराओं को, जिन्हें हम वर्षों से जी रहे हैं, या समाज के द्वारा जो नियम चालित हैं, उन्हें ही रूढ़िवादी नैतिकता कहते हैं। पिताजी को रूढ़िवादी आप इसलिए कहते हैं क्योंकि पिताजी परंपराओं में, प्रचलनों में आस्था रखते हैं। तो जो समाज के पारंपरिक मूल्य हैं, जो आस्थावान पीढ़ी के लोग हैं, जिनके द्वारा सामाजिक नियमों का पालन किया जाता है, सामाजिक नियमों को ही नैतिकता कहते हैं, नीति कहते हैं। समाज के नियमों को ही विधान कहते हैं, उन्हें ही आचार संहिता कहते हैं। याद रखिएगा, यदि संविधान में उन मूल्यों का पालन हो तो वहां भी कोड ऑफ कंडक्ट है। पहले रूढ़िवादी नैतिकता का अर्थ धार्मिक नियमों का पालन। तो समझिए, रूढ़िवादी नैतिकता से ही अब जीवन सिर्फ चालित नहीं हो सकता। इसका अर्थ है कि बौद्धिकतावादी भी नैतिकता की आवश्यकता है। याद रखिए, अब सिर्फ हम भावुक होकर के नहीं जी सकते, हमें बौद्धिक भी होना पड़ेगा। भारतीय समाज आध्यात्मिक रहा है। भारतीय समाज की रूढ़ियां, भारतीय समाज के पारंपरिक मूल्य आध्यात्मिकता से जुड़े हुए हैं, भावना से जुड़े हुए हैं। हम भावुक लोग हैं, हम श्रद्धा युक्त लोग हैं। हम श्रद्धा में, धर्म में, सामाजिक मूल्यों में आस्था रखने वाले लोग हैं। संयुक्त पारिवारिक मूल्यों में, बिरादरी में, पंचायत में, ये हमारे रूढ़िवादी नैतिक मूल्य थे। हम इन्हीं से चालित थे। या यूं कहा जाए कि हमारा समाज मध्यकालीन नियमों से चालित था, और मध्यकालीन समाज के केंद्र में धर्म था। धर्म ही सभी सामाजिक मूल्यों का नियामक था। तो जाहिर सी बात है कि रूढ़िवादी नैतिकता यानी अब हम सिर्फ आध्यात्मिकता से चालित नहीं हो सकते, तो हमें अब बौद्धिकता की भी आवश्यकता पड़ेगी। बौद्धिकता पश्चिमी संस्कृति की उपज है, ध्यान से सुनिएगा। आध्यात्मिकता भारतीय संस्कृति की उपज है। उसी आध्यात्मिकता को हम भावना या धर्म कहते हैं। और पश्चिमी संस्कृति से विज्ञानवाद आया। विज्ञानवाद बुद्धि प्रेरित है, बुद्धि से ही बौद्धिकता शब्द आया। याद रखिए, किसी भी समाज को समग्र रूप में विकसित होने के लिए, उसके सर्वांगीण विकास के लिए, उसके सतत विकास के लिए दोस्तों भावना और बौद्धिकता
आध्यात्मिकता और वैज्ञानिकता, बुद्धि और हृदय, इनके बीच सामंजस्य की आवश्यकता है। परंतु याद रखिए, निबंध कह रहा है कि सिर्फ रूढ़िवादी नैतिकता से हम चालित नहीं हो सकते। मतलब समझने लायक है। आप अध्यात्म को या धर्म को पूरी तरह खारिज भी नहीं कर सकते। सतत विकास के केंद्र में ही दोनों मूल्य हैं। एक तरफ हमारी आस्था भी उसमें है, तो दूसरी तरफ वैज्ञानिकता भी है। हमें आध्यात्मिक होना पड़ेगा तो हमें बौद्धिक भी होना पड़ेगा। विज्ञान का मानवतावादी प्रयोग कुछ और नहीं, सतत विकास है। तो सतत विकास इक्वल टू विज्ञान का मानवतावादी प्रयोग। तो मतलब साफ है कि विज्ञान आज भी यदि कोरा विज्ञान है तो याद रखिए विध्वंस को जन्म देगा। इसलिए कोरे वैज्ञानिकता में आध्यात्मिकता और भावुकता की आवश्यकता है। पश्चिमी संस्कृति के पास विज्ञान है, बौद्धिकता है, फिर भी विषमताओं का शिकार है पश्चिमी संस्कृति। लूट मार काट, कोई कहता लाल बटन दबा के उड़ा दूंगा, कोई कहता चिकन ने काट दूंगा। जरा समझिए ये क्या है। पश्चिमी जगत के पास विज्ञान तो है, लेकिन वह शुष्क है, मानवता रहित है, भावना रहित है। इसलिए विज्ञान को आवश्यकता है मानवता की। विज्ञान यदि भावना से जुड़ जाए, और हमारी भारतीय संस्कृति के पास आध्यात्मिकता है, यदि हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा विज्ञान से जुड़ जाए तो आध्यात्मिकता और वैज्ञानिकता यानी ज्ञान और प्रेम। आध्यात्मिक संस्कृति प्रेम पर आधारित है, सबको अपना मानने पर आधारित है। इसलिए हम लोग आध्यात्मिक भावुक लोग हैं, वसुधैव कुटुंबकम वाले लोग हैं। हम अपने पराये का भेद नहीं करते। अयम निज परो वेति गणना लघु चेतसाम। ये तो छोटी सोच वाले हैं जो विज्ञान से जीते हैं, जो रेशनल हैं, बुद्धिजीवी हैं। उनको लगता है कि एक न्यूक्लियर फैमिली हो, सिर्फ मैं और मेरे बच्चे। लेकिन हम भारतीय लोग हैं, तो हमारी सोच क्या है? हमारी सोच भावनात्मक है, हमारी सोच आध्यात्मिक है। इसलिए हम कहते हैं उदार चरितानाम तू वसुधैव कुटुंबकम। इसलिए हमारी आस्था है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। किसी को दुख ना हो, ऐसा कोई भावुक व्यक्ति ही सोच सकता है, ऐसा कोई आध्यात्मिक व्यक्ति ही सोच सकता है। इसलिए भारतीय समाज के पास आध्यात्मिकता है, भावना है, प्रेम है। और पश्चिमी संस्कृति के पास बुद्धि है, विज्ञान है, बौद्धिकता है। इसका मतलब कि आज का समाज सिर्फ रूढ़िवादी नैतिकता से चालित नहीं हो सकता, यानी सिर्फ आस्था से, सिर्फ आध्यात्मिकता से, सिर्फ भावना से चालित नहीं हो सकता। आज के समाज को भावना के साथ विज्ञान भी चाहिए, आध्यात्मिकता के साथ बौद्धिकता और वैज्ञानिकता भी चाहिए। यही सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। अब सोचिए, दो निबंध, एक तो सतत विकास का भी तैयार हो गया, एक प्रकृति के प्रति मानवतावादी उपयोग भी। विज्ञान के पंजे किस प्रकार प्रकृति का अतिशय दोहन कर रहे हैं। आपको विज्ञान को समझाना होगा, विज्ञान को मानवतावादी बनाना होगा। यह विज्ञान प्रकृति का अतिशय दोहन ना करे, यानी वैज्ञानिकता को आध्यात्मिकता से चालित होना होगा। और आध्यात्मिकता याद रखिएगा, कोरी आध्यात्मिकता भी अंधविश्वास है, और कोरी बौद्धिकता या कोरा विज्ञानवाद भी अपने आप में एक अहंकार है। समाज को अंधविश्वास से भी बचना होगा, समाज को अहंकार से भी बचना होगा। इसलिए चाहे पश्चिमी जगत का समाज हो, चाहे भारतीय समाज हो, दोनों की आवश्यकता है कि आध्यात्मिकता और बौद्धिकता का सामंजस्य किया जाए। इसलिए अब हम सिर्फ रूढ़िवादी नैतिकता से नहीं जी सकते। हमारी आस्था में वैज्ञानिकता हो। मतलब यदि भावना को वैज्ञानिकता की आंखें मिल जाएं, जरा समझिए, और यदि विज्ञान को मानवता के पांव मिल जाएं,
फिर से, यदि भावना को वैज्ञानिकता की आंखें मिल जाएं और यदि विज्ञान को मानवता के पांव, तो समझिए कोई अंधा नहीं रहेगा, कोई लूल्हा लंगड़ा नहीं रहेगा, समाज पंगु नहीं होगा, समाज अदूरदर्शी नहीं होगा। इसलिए आज के समाज की आवश्यकता है कि रूढ़िगत मूल्य हो, आस्थावान मूल्य हो, आध्यात्मिक मूल्य हो, हमारे फैमिली वैल्यूज हो, हमारी नैतिकता हो, लेकिन साथ में वैज्ञानिक भी हो, और तब जाकर हम अपना सर्वांगीण चतुर्दिक विकास कर सकते हैं। प्रकृति के प्रति भी यही सूत्र लागू है, जियो और जीने दो। प्राकृतिक शक्तियों का ऐसा समुचित प्रयोग कीजिए कि आप भी इस्तेमाल कर सकें, आने वाली पीढ़ियां भी कर सकें। इसका मतलब ही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और वह दोनों के संयोग से, सामंजस्य से बना है। किसके किसके? मानवता और वैज्ञानिकता, आध्यात्मिकता और विज्ञान। तो दोस्तों एक बात समझिए, जब तक आप पल्लवन की पंक्तियों को नहीं पकड़ेंगे, पल्लवन का अर्थ ही एक एक शब्द की व्याख्या, तब तक आप एक बेहतर निबंध नहीं लिख सकते। अब आपको लगेगा कि क्या इन पल्लवन की पंक्तियों से निबंध लिखा जा सकता है? हाँ, क्योंकि देखिए, बात शुरू हुई थी नैतिकता से, बात को आपने जोड़ दी मानवता से, बात को आपने फिर जोड़ी वैज्ञानिकता से, फिर उसमें हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास को जोड़ा, प्रकृति पर्यावरण को जोड़ा, पश्चिमी भारतीय संस्कृति को जोड़ा। अब जरा समझिए, जब निबंध आता है आज भी भारतीय समाज या मनुष्य अतीत से चालित है। अभी पिछले साल का निबंध है, आप देखिए आईएएस में। तो अतीत, यदि आपने एक शब्द सुना है नवजागरण परक चेतना या पुनरुत्थानवाद या राष्ट्रीय जागरण, तो इसका अर्थ है कि अतीत के मूल्यों से प्रेरित होना। तो हमारे अतीत के मूल्य हैं कैसे? आस्थावान, आध्यात्मिक मूल्य, संयुक्त पारिवारिक मूल्य, कृषि के प्रति हमारी आस्था, धर्म और नैतिकता में अटूट विश्वास। अतीत में भारत को सोने की चिड़िया कहा गया। हम ज्ञान, विज्ञान, कला, मूल्य, साहित्य, समृद्धि सभी क्षेत्रों में विश्व गुरु रहे। तो उस अतीत से प्रेरणा। अब देखिए निबंध, आज भी हमारा समाज अतीत के आईने में अपने को देखकर आगे बढ़ता है। अतीत जीवन जीने का आयाम है, पूछा गया निबंध है। और फिर दूसरा, एक समृद्ध समाज सिर्फ ज्ञान से चालित नहीं हो सकता, बल्कि प्रेम से भी। ये दूसरा निबंध। तीसरा निबंध कि सिर्फ रूढ़िगत नैतिकता नहीं, अर्थात शब्द में भाव छिपा हुआ है, बौद्धिकता की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो दोस्तों, निबंध लेखन शब्दों का जाल है और शब्द भावनाओं की व्याख्या है, और भावना आपके विचारों की अभिव्यक्ति है। आपकी भावनाएं विचार बनकर शब्दों का रूप लेकर के जब कॉपी में प्रकट होती हैं, तो वही एक सुदृढ़ निबंध का कार्य करती है। इसका अर्थ है कि आपको बहुत चीजों की जानकारी चाहिए, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि बहुत विद्वान होने की आवश्यकता है। शब्द पकड़िए। जैसे आज आपने देखा भावना क्या है, नैतिकता क्या। आप कई दिनों से सुनते आए नैतिकता नैतिकता, कभी आपने सोचा नीति नियम से बना शब्द है, नियम से ही नैतिकता बना शब्द है। समाज के नियमों की रक्षा को ही नैतिकता कहते हैं, समाज के नियमों को ही आचार संहिता कहते हैं। पहले ये नियम धर्म बनाता था, इसलिए कोड ऑफ कंडक्ट धर्म में था। हमारी स्मृतियां, हर धर्म में ऐसा कोड ऑफ कंडक्ट। इस्लाम पंथ में जाएं तो वहां शरीयत है, पर हम लोग मूर्ख लोग हैं। अपने शास्त्रों को, अपनी धार्मिक आस्था को जब तक हम लोग गाली ना दे दें, तब तक लगता है कि हम लोग धर्म निरपेक्ष नहीं है। ये एकदम मूर्खता है। देखिए, अब तो आईएएस में निबंध भी पूछा जाने लगा है कि प्रेम भी चाहिए, धर्म भी चाहिए।
और इसीलिए आज का सिद्धांत है कि आज उन्हीं मूल्यों की रक्षा संविधान कर रहा है, इसलिए संविधान के पास कोड ऑफ कंडक्ट है। अब पकड़िए, नीति शब्द नियम से बना है और विधान विधि से बना है। विधि भी नियम का पर्यायवाची शब्द है, कानून। तो आज नियमों की रक्षा संविधान के हाथ में है, इसीलिए वैधानिक चेतावनी भी रहती है कि यदि आपने इन नियमों का पालन नहीं किया तो आप दंड भुगतेंगे। भाई पिनल कोड है ना, वैसे ही पहले सजा देने का अधिकार धर्म को था, आज यह अधिकार संविधान, यानी दोनों में आचार संहिता है, कोड ऑफ कंडक्ट। अब आप कहें कि हमारा संविधान धर्म से प्रेरित नहीं है, तो हमसे बड़ा बुद्धू कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि संविधान की मूल प्रति तो अब हमारे हाथ में है नहीं, वह तो राजनीति का शिकार हो गई। संविधान की मूल प्रति अगर किसी ने देखी हो, आपके घर कोई नेता मंत्री हो, तो आपको शायद समझ हो कि पहले ही पन्ने पर राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान का चित्र हुआ करता था। दूसरे अध्याय तक जाते जाते और भी मूल्य थे। तो आस्था की रक्षा यदि पहले धर्म ने किया तो आज संविधान ने। सभी धर्मों में आचार संहिता थी, आज संविधान में है। तो दोस्तों, कहने का अर्थ है कि जब तक आप शब्दों की पकड़ नहीं बनाएंगे, देखिए नीति से नियम, नियम से नैतिकता, नैतिकता से अनुशासन। जो समाज सामाजिक नियमों का पालन करेगा वह अनुशासित होगा। व्यक्ति यदि सामाजिक नियमों का पालन करे तो वह मर्यादित होगा। बोलिए मेरे साथ, व्यक्ति की मर्यादा से समाज अनुशासित होता है, और जो समाज अनुशासित हो जाए, एक व्यक्ति के तौर पे राम मर्यादित थे, इसीलिए राम राज की स्थापना हुई। उस समय का राम राज आज का लोक कल्याणकारी राज है, आज का सुशासन है। अब समझिए, व्यक्ति यदि संवैधानिक मूल्यों का पालन करे तो आज का समाज अराजक नहीं होगा, उसमें निरंकुशता उत्पन्न नहीं होगी। देखिए, शब्द, विधि, विधान, नीति, नियम, नैतिकता, मर्यादा, ये सब मिलते जुलते शब्द हैं, बस इनकी समझ चाहिए। अरे हाँ या ना? तो निबंध लेखन शब्दों का जाल है, और ये शब्द आपके अपने मौलिक हैं, भावनाओं पर आधारित। इसलिए आपकी भावनाएं विचारों की शक्ल लेकर के निबंध को एक सुंदर अभिव्यक्ति देती हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि कुछ बातें समझ में आई होंगी। अगले वीडियो में और बताऊंगा निबंध को लिखें कैसे, शब्दों पर पकड़ कैसे बनाएं। तब तक ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्ते दोस्तों।